हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के रैपिड रिवीजन सीरीज़ के अंदर आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कमल वर्मा। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर और आपका एक शुभचिंतक होने के नाते आज मैं आपको पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। इसमें हम लोग पूरी थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसमें जितना भी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है उतना जितना आप जानते हैं उससे आगे ज़्यादा जान जाएंगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो फिर भी आपको एक अच्छा रिवीजन मिलेगा। पूरी थ्योरी को 1 to 1 सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने बहुत ही अच्छे से नहीं समझा है इस चैप्टर को, तो आपको मैं कहूँगा कि मेरे साथ में कंटिन्यू बढ़िया से पढ़ें और पूरे चैप्टर में जितने भी मैं थ्योरी आपको समझाऊंगा उसको साथ में क्लियर करें। आपको मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को साथ में मेरे कंप्लीट किया है तो आपको बहुत ही अच्छे से इसका ओवरव्यू मिल जाएगा और बढ़िया से आपका कॉनिक सेक्शन का ये पहला चैप्टर पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे कहूँगा कि करना क्या है, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठे, अपने क्लास नोट्स लेकर के बैठे। जो पैराबोला आपने क्लास में पढ़ा है बच्चों उसके नोट्स लेकर के बैठे और अपने नोट्स को सिंक कर लें, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ में सिंक्रोनाइज कर लें और देखें कि क्या क्या चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधे से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका वन शॉट में रिवीजन। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। कंटेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। पैराबोला के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस करेंगे पैराबोला को। फिर इसके बाद पॉइंट एंड पैराबोला, लाइन पैराबोला, फिर इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल के बारे में डिटेल में बात करेंगे और टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट एच कॉमा के। फिर इसके बाद फोकल कॉर्ड, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल चर्चा आपको मिलेगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आप लोगों को इसे समझनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाएं या फिर आपके पास जो नोट्स हैं उसके अंदर अंडरलाइन करते जाएं। जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कुछ चीज़ है, कुछ समझनी है, कुछ लिखते जाएं। जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगती है वैसे आप करते चले जाएं। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉनिक सेक्शन को, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कॉनिक सेक्शन क्या होता है बच्चों? एक मूविंग पॉइंट P का लोकस होता है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट F से और फिक्स लाइन L से परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस सेम होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक फिक्स्ड लाइन है और साथ में आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट भी है जिसको मैंने F कहा है दोस्तों, फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स लाइन आपके पास है L। अब एक मूविंग पॉइंट P दोस्तों इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस यानी कि PF और इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि PM, इसका रेशियो आपके पास क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए। आप सभी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकस क्या होता है? उस पॉइंट की पाथ होता है या उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो गिवन कंडीशंस को, सर्टेन कंडीशंस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे कंडीशन ये है बच्चों कि मूविंग पॉइंट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो अगर कांस्टेंट E आ जाए तो ऐसे केस में आप बोलेंगे कि मूविंग पॉइंट का लोकस कौन है? कॉनिक सेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करना कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो फिक्स लाइन जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो फिक्स पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इसे हम कहेंगे यहाँ पे फोकस ऑफ कॉनिक सेक्शन। और जब मूविंग पॉइंट अगर मान लीजिए कि उसका लोकस ये पाथ ट्रेस आउट हो रहा है तो फोकस से अगर हम डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे दोस्तों तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? ये होती है कॉनिक सेक्शन की एक्सिस। फिर इसके बाद जो ये एक्सिस है डायरेक्ट्रिक्स को किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या क्या चीज हो गई है, फोकस हो गया है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को एक्चुअली यहाँ पे Z से डिनोट हम लोग करेंगे। तो ये तो आपके पास हो गया फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया आपके पास फोकस। फिक्स लाइन को हमने क्या बोला है, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा है, ये फिक्स पॉइंट फोकस हो गया। और फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है दोस्तों, इसे एक्सिस कहते हैं कॉनिक सेक्शन की। तो ये आपके पास हो गई है एक्सिस। कॉनिक सेक्शन का जो ग्राफ है ये अपनी ओन एक्सिस को जिस भी पॉइंट के ऊपर कट करता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब इसके बाद कुछ और टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है उसको तो फोकस का है दोस्तों, फिक्स लाइन को हमने क्या बोला है, डायरेक्ट्रिक्स का है। और जो पीएफ और पीएम का रेशियो आपके पास ई है, इस ई कांस्टेंट नंबर को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो क्या क्या चीज आपको मिले यहाँ पे, पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला क्या है, उस पॉइंट P का लोकस है जिसकी F से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन L से फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाता है, कांस्टेंट E आ जाता है। लाइन फिक्स हो गया आपकी डायरेक्ट्रिक्स, और ये लाइन जो एक्सिस है फोकस से पास करती है ये लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। और कॉनिक सेक्शन जिस भी पॉइंट के ऊपर एक्सिस को काटेगा वो वर्टेक्स होता है। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। रेशियो ई को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कहते हैं कॉनिक सेक्शन का। अब ये इसेंट्रिसिटी दोस्तों, इसका वैल्यू अगर आपके पास 1 होगा तो इस कॉनिक सेक्शन का नाम होगा पैराबोला। और अगर ई आपके पास 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा तो इस कॉनिक सेक्शन को दोस्तों हम इलिप्स कहते हैं। और जब ई 1 से बड़ा होगा तो इस कॉनिक सेक्शन का नाम होगा क्या, हाइपरबोला होगा। तो ये 3 कॉनिक सेक्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें से एक कॉनिक सेक्शन पैराबोला इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ना दोस्तों इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो 2-3 टर्म्स मैंने बताई आपको, इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, एक लाइन अगर मैं, एक कॉर्ड अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहलाती है डबल ऑर्डिनेट। यानी कि एक ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इसे हम डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। और अगर कोई कॉर्ड आपने फोकस से गुजार दी, फोकस से पास करा दी दोस्तों, तो इस कॉर्ड का नाम होगा फोकल कॉर्ड। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड कह देंगे। तो बताओ फोकल कॉर्ड कितनी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, क्योंकि फोकस से पास करने वाली कॉर्ड को फोकल कॉर्ड कहा जा रहा है। ना उसके बाद दोस्तों क्या करें, अगर आपने एक ऐसी कॉर्ड बनाई जो फोकस से गुजरती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो आपको पता ही है एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड को हम लोग डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये डबल ऑर्डिनेट हो गई क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर, बट ये फोकस से भी पास कर रही है। इस स्पेशल कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये आपके पास है कॉनिक सेक्शन का लैटस रेक्टम। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। तो चलते हैं आगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन बात करते हैं पहले कॉनिक सेक्शन की, पैराबोला के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पैराबोला एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट आ जाए, पर वो कांस्टेंट 1 हो जाए। तो PF अपॉन PM बराबर 1 करेंगे तो दोस्तों यहां से आपके पास PF बराबर PM आ जाएगा। यानी कि मूविंग पॉइंट अगर इस तरीके से मूव करे कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। PF और PM अगर बराबर हो जाए तो मूविंग पॉइंट का लोकस कहलाएगा पैराबोला। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये फिक्स पॉइंट के बारे में बात करें तो ये तो हो गया आपके पास फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है ये इस पैराबोला की हो गई है डायरेक्ट्रिक्स। अब हमने क्या किया कि फोकस से एक लाइन पास करा दी है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, तो ये जो आपके पास बनी है ये पैराबोला की एक्सिस हो गई है। मान लीजिए कि पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके पास बन रहा है और ये ग्राफ पैराबोला की एक्सिस को काट रहा है, कहाँ पे, इस पॉइंट
ए के ऊपर। तो ये क्या है, ये है पैराबोला का वर्टेक्स। तो ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया है। ओके, अब अपन यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो वर्टेक्स ए है वो एक्चुअली क्या है, ये पैराबोला का एक पॉइंट है। पैराबोला कौन है, ये कर्व है पैराबोला, ये तो इसका फोकस हो गया है, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और ये जो पॉइंट ए है ये भी पैराबोला पे ही है, इसका मतलब इसका फोकस से डिस्टेंस ए एफ। ओके, और इसका ए का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ए जेड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ए जेड बराबर ए एफ, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वर्टेक्स का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस बराबर होता है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। तो आप जानते ही हैं कि आपके पास पैराबोला ये हो गया, मान लीजिए पैराबोला की हम एक काम करते हैं, एक्सेस ले लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस को ही एक्सिस मान लेते हैं, और ओरिजिन के ऊपर इसका वर्टेक्स लेंगे तो फोकस इस तरफ आपके पास है। ओके, और इसको डायरेक्ट्रिक्स को इस तरफ ले लें परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, पैराबोला की एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, ए ओरिजिन को तो हमने लिया है, ओरिजिन वर्टेक्स को ओरिजिन पे लिया, सॉरी। तो देखें ए का एफ से डिस्टेंस और ए का जेड से डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो इसको हमने ए मान ही रखा है, तो फिर एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, 0, और ये जो वर्टिकल लाइन आपके पास दिख रही है, ये जो पॉइंट z है वो -a, 0 होगा। तो ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हो गई है x बराबर -a। अब क्योंकि हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने कहा कि इस पैराबोला के ऊपर एक कोई मूविंग पॉइंट p ले लेते हैं, और p का f से डिस्टेंस pf और p का इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि pm बराबर कर लेते हैं। तो pf तो दोस्तों h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, और pm क्या होगा, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस तो h हो गई है और ये डिस्टेंस a हो गई है। तो यहाँ से pf आपके पास pm आपके पास हो जाएगा h प्लस a। अब एक काम करें, इसका स्क्वायर करें, देखें आप लोग देख सकते हैं pf बराबर pm क्या है, h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया बराबर h प्लस ए, स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू 4ah आ जाएगा। यानी कि लोकस ऑफ h के आपके पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया है। तो यही आपके पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से आप लोग नोटिस कर सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपके पास पैराबोला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आपके पास हो गई है। एंड नाउ वी सी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर आप P लेंगे इस पैराबोला पे, तो उसका फोकस से डिस्टेंस और इसका डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो PF बराबर PM लिख सकते हैं। ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गई है, और ये क्या है, ये क्योंकि ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट है y एक्सिस, तो इसे बोल सकते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन या टेंजेंट एट वर्टेक्स कहा जा सकता है। तो y एक्सिस ओरिजिन के ऊपर या कहें वर्टेक्स के ऊपर पैराबोला की यहाँ पे टेंजेंट है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस तरीके से इसको समझ लें। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक दो चीज़ें मैं आपको और समझा दूं। सबसे पहले तो अपन ने एक पैराबोला आपके पास समझाया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सिमिलर तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला है दोस्तों। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे y स्क्वायर पॉजिटिव है, a को हम बाय डिफॉल्ट अभी पॉजिटिव ही मान के चलेंगे एंड तक। और यहाँ पे क्योंकि y स्क्वायर पॉजिटिव है तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो पूरा पैराबोला किस तरफ बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। और y स्क्वायर इक्वल टू -4x है, तो y स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो इस x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी कि पूरा ग्राफ लेफ्टवर्ड चला जाएगा। और सिमिलरली बच्चों और बात करते हैं, सपोज करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ये वाला पैराबोला क्या होता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइटवर्ड ओपनिंग, लेफ्टवर्ड ओपनिंग। ये आपके पास कौन सा है,
अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। इसको देख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो 4ay में y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि ये ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद एक और स्टैंडर्ड ग्राफ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 4ay को माइनस 4ay में y को नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव y की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा। तो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है दोस्तों, और ज़्यादातर सवाल जो आपके पास आते हैं वो इस फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला के ही आते हैं, और हम पढ़ेंगे भी फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला के ही रिजल्ट को। लेकिन इन एक पैराबोला के रिजल्ट को बाकियों में कैसे कन्वर्ट करना होता है वो याद कर लेंगे तो एक से ही आपको चारों के याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से आपके पास टर्म्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोकस की, a,0, ये आपके पास हो गया फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी क्या, x इक्वल टू माइनस से, और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो फोकस क्या आएगा -a,0, और ये आपके पास इधर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये a,0। तो x बराबर a इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पे इस वाले पैराबोला का फोकस है 0, a हो जाएगा, और यहाँ पे z ले लेते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, माइनस से, और ये लाइन की इक्वेशन है क्या, y इक्वल्स टू -a बन जाएगी। नाउ सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये 0, माइनस से, और ये आपके पास हो गया फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज 0, a, और इस लाइन की इक्वेशन हो गई है y बराबर a। अब दोस्तों बात करते हैं एक और चीज के बारे में, बात करते हैं लेटस रेक्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये लाइन आपके पास कॉर्ड हो गई है जो कि क्या है, फोकस से पास कर रही है तो फोकल कॉर्ड हो गई है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट भी है। एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, डबल ऑर्डिनेट होती है अगर, तो वो क्या कहलाती है, लेटस रेक्टम कहलाती है। तो ये पॉइंट क्या होगा, a, k बोल सकते हैं, लाइन x इक्वल टू a है, ये a, -k। a, k को अगर इसमें डाल दें तो k स्क्वायर इक्वल टू 4a² बन जाएगा, तो k तो 2a आ जाएगा, +-2a। तो यहाँ पे a, 2a, और ये पॉइंट आपके पास बनेगा a, -2a। तो आप लोग देख सकते हैं एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास आ गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। नाउ ये तो हो गया पैराबोला का वर्टेक्स, ये एक्सिस हो गई है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई है, और सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें अगर आप फर्स्ट फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ जाते हैं दोस्तों तो आपको x को -x करना होगा, तो इसका रिजल्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे x इक्वल टू माइनस से इसकी डायरेक्ट्रिक्स है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, -x इक्वल टू माइनस से, ठीक है। इसका फोकस a, 0 है तो इसका फोकस क्या होगा, -a, 0 हो जाएगा, और ऐसे ही बाकी चीज़ें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी टेबल में ये सारी इंफॉर्मेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार इसे समझ लेते हैं। पैराबोला आपके पास है दोस्तों y² इक्वल टू 4ax, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, y² इक्वल टू 4ax की अगर एक्सिस चाहिए तो जिसका स्क्वायर है उसे 0 करेंगे तो ये तो आपके पास आ जाएगी क्या, ये तो आ जाएगी एक्सिस, राइट। और जिसका स्क्वायर नहीं है उसको 0 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, टेंजेंट एट वर्टेक्स। और फिर इसके बाद जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो भी वर्टेक्स से तो पास करेगी और एक्सिस भी वर्टेक्स से पास करेगी, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कहलाएगा पैराबोला का वर्टेक्स 0, 0। और ये जो 4a आपके पास दिख रहा है ये एक्चुअली है क्या, ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसके हिसाब से आप पूरी चीजें एक बार कवर कर लें। तो आप लोग देखें दोस्तों, y² इक्वल टू 4x पैराबोला है, y बराबर 0 तो हो गई एक्सिस, x बराबर 0 हो गई है इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स, 0, 0 वर्टेक्स हो गया है। लेटस रेक्टम का लेंथ 4a हो गया है, फोकस है a, 0, और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है -a, 0, और x बराबर -a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है।
नाउ दोस्तों इसके बाद इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80 स्क्वायर 280। ये हम मान सकते हैं और इसी को लेकर के हम पूरे रिजल्ट्स को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपको भी मानना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x क्या होता है, एक लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। y बराबर 0 इसकी एक्सिस है, x बराबर 0 टेंजेंट वर्टेक्स हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो गया, वर्टेक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही रहेगी, इसको आपको 4a लिखना है। -a,0 इसका फोकस होता है और ये जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x बराबर a। अब देखिए दोस्तों इसके बाद दो और स्टैंडर्ड पैराबोला आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा इसकी मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं बताया आपको, -80 स्क्वायर 280, क्योंकि वो 80 स्क्वायर 280 था तो x को -x करना आपको पता ही है। यहां से यहाँ जाने में आपको जहां x दिख रहा है वहां पे -x कर दोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर इसके बाद देखें दोस्तों इस वाले पैराबोला पे आते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और इसका एक्सिस होगा x बराबर 0, टेंजेंट वर्टेक्स है y बराबर 0, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a आ जाएगी, ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स है, इसका फोकस बनेगा दोस्तों 0,a के ऊपर और 0,-a इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y बराबर -a। तो अगर आप फर्स्ट से थर्ड के अंदर जाना चाहते हैं दोस्तों तो जहां पे x दिख रहा है उसकी जगह y कर लेना और जहां पे y दिख रहा है उसकी जगह x कर लोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आ रही होगी आपको। चलते हैं आगे। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay दोस्तों एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं x बराबर 0 तो इसकी हो गई एक्सिस, y बराबर 0 है टेंजेंट वर्टेक्स, 0,0 हो गया इसका वर्टेक्स हो गया, 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है और इसके बाद 0, से फोकस हो गया है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका होगा 0,a और जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो y इक्वल टू a होता है दोस्तों। और अगर आपको इसमें देखना है कि थर्ड रिजल्ट से फोर्थ रिजल्ट की तरफ जाना है तो आपको जहां जहां y दिखाई दे उसकी जगह दोस्तों आपको -y करना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बहुत ही ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें इन सारे रिजल्ट्स को ग्राफ करना आना चाहिए। चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के ग्राफ बनाते ही सारी चीज़ें अपने आप दिख जाती है, रटने की मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज़रूरत है। अच्छा इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। वहाँ पे 80 स्क्वायर 280 था फर्स्ट वाले में, राइटवर्ड ओपनिंग में। इस अपवर्ड ओपनिंग में 280, 80 स्क्वायर आएगा और इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 280, -80 स्क्वायर। ये हो गए दोस्तों। ना उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, पैराबोला की इक्वेशन को एक और तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैराबोला की यहाँ पे ग्राफ सपोज करें कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये पैराबोला की हो गई है एक्सिस और ये क्या है, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स और ये आपके पास इसकी हो गई है क्या, डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपके पास क्या क्या चीज़ें पता है, अगर आपको एक्सिस पता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है और लेटस रेक्टम की लेंथ भी आपको पता है, तो आप पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू लेटस रेक्टम इनटू मॉड्यूलस ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो आप लोग देखें ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि एक्सिस की इक्वेशन है लेट से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसे माना जा सकता है। हालांकि दोनों परपेंडिकुलर होती है इसलिए उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं अलग तरीके से एक बार लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर आपके पास एक्सिस की इक्वेशन ये है तो आपको एक्सिस का स्क्वायर लिखना है, लेकिन नीचे अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं आएगा। और इक्वल टू लेटस रेक्टम की लेंथ आपके पास 4a है, याद रखना कि a हैज़ टू बी पॉजिटिव, राइट। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y
प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहाँ पे आपको लगाना है मॉड्यूलस, क्योंकि ये पूरी साइड पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अब ये मॉड हटाने का तरीका क्या है, ये जो आपके पास टेंजेंट एंड वर्टेक्स आ चुका है, आपको क्या करना है, इस लाइन के इस तरफ है पैराबोला पूरा, तो इसके यहाँ कोई पॉइंट लेकर के देखो और चेक करो कि इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आ रहा है। तो जो साइन इसके ऊपर इस एक्सप्रेशन का आएगा वही साइन इस पैराबोला के सारे पॉइंट्स पे भी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉड को ओपन करना पड़ेगा, तो पैराबोला की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। नाउ दोस्तों बात करते हैं अ पॉइंट एंड अ पैराबोला। मान लीजिए कि आपके पास y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ये कोई पैराबोला है। अगर आपके पास x1 y1 पैराबोला के अंदर होगा तो ये आपके पास y1 स्क्वायर माइनस 4x1 नेगेटिव आ जाएगा, और अगर x1 y1 पॉजिटिव बाहर की तरफ है पैराबोला के तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1 पॉजिटिव आएगा। एंड ऑन द पैराबोला अगर x1 y1 लाई कर रहा है तो ऐसे केस में y1 स्क्वायर माइनस 4x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ का यूज़ आपको पता है कि इस टॉपिक के अंदर भले ही ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कैलकुलस में रहता है, इंटीग्रेशन निकालने में, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स को फाइंड आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा एरिया निकालना है, इसका बहुत यूज़ आता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसको समझ लें। चलते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अ लाइन एंड अ पैराबोला। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन लेंगे और एक पैराबोला लेंगे और उनको देखेंगे कि आपस में वो कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक लाइन आपके पास है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। अब ये दोस्तों दो वेरिएबल्स के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और हमें देखना है कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस हैं। तो क्या करेंगे, इससे y को mx प्लस c डाल देंगे तो mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। स्क्वायर वगैरह खोलें, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस ये 4ax इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 2a बचेगा 2x कॉमन आने के बाद। सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों आपके पास आ रही है। अब इस इक्वेशन के रूट्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 और x2 आपके पास इसके रूट्स आ जाएंगे। ओके, तो ये तो इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब इस इक्वेशन के रूट्स रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, और दो अलग रियल, दो डिस्टिंक्ट रियल या दो इक्वल रियल भी हो सकते हैं। इसके लिए कि कितने रूट्स हैं ये मालूम करना है तो क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो दोस्तों इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b तो आपके पास ट्वाइस ऑफ mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a और c ये लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, ये बना 16a माइनस mc। तो ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। अब अपन को यहाँ पे नोटिस करना है कि अगर d पॉजिटिव होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, c लेस देन a बाई m आ जाएगा, और इस सिचुएशन में s जो सेट ऑफ पॉइंट्स है इस पैराबोला के ऊपर और जो l सेट ऑफ पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या कार्डिनलिटी 2 आ जाएगा बच्चों। यानी कि पैराबोला को ये लाइन दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काट रही है, तो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये सिचुएशन आपके पास है। फिर इसके बाद d अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास इमेजिनरी आ रहे हैं। तो फिर तो क्या होगा कि लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इवन टच भी नहीं करेगी, कोई भी कॉमन पॉइंट इनका नहीं होगा। तो ये सिचुएशन में d अगर नेगेटिव है, इसको नेगेटिव कर लें तो ऐसे केस में c ग्रेटर देन a बाई m आएगा, और s और l दोनों सेट के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी होगी 0 के बराबर। और ये सिचुएशन कुछ इस तरह का ग्राफ लेकर के आ सकती है। ये लाइन और पैराबोला दोनों में कहीं पे भी मीटिंग नहीं हो रही है, कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा।
अब इसके बाद बात करते हैं कि जब d आपके पास 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। अगर d 0 हो गया दोस्तों तो ऐसे केस में इस इक्वेशन के दोनों x रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। तो फिर तो एक ही x आया, उस एक x को यहाँ रखेंगे तो एक ही y आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों लाइन और पैराबोला इन दोनों का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और ये वाली सिचुएशन के अंदर ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। बात समझ पे आ रही होगी। यानी कि हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या कह सकते हैं कि जब आपके पास d 0 होगा यानी कि c आपके पास a बाई एम होगा तो s और l का इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी 1 है, यानी कि लाइन क्या कर रही है, पैराबोला को टच करके जा रही है। दोस्तों एक चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई सेकेंड डिग्री कर्व है तो वो अपनी टेंजेंट को दो कोइंसिडेंट पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। यानी कि जब एल्जेब्रिकली जाएंगे तो आपको दोनों की इक्वेशन को, लाइन और सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो दोनों के सॉल्यूशन में आपको एक ही पॉइंट मिलना चाहिए, या फिर कहें कि दो कोइंसिडेंट पॉइंट मिलना चाहिए। तो दो कोइंसिडेंट रूट्स आपके पास आने चाहिए और d यानी कि 0 होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसको आप लोग कह सकते हैं कि अगर लाइन L पैराबोला को टच करके जाती है तो इसका मतलब L और S का इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 1 हो जाएगी, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि आपको एक ही रूट चाहिए। नाउ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, C बराबर a बाई एम है और C को अगर यहाँ पे a बाई एम में रख देता हूं तो टेंजेंट आपको मिल जाएगी y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो याद रखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट है। चाहे m आप कुछ भी ले लें, कोई भी रियल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो m किसी भी रियल नंबर के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट होगी m स्लोप की टेंजेंट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। और अगर पैराबोला ये वाला है आपके पास जिसका वर्टेक्स कहाँ पे दोस्तों, x नॉट कॉमा वाई नॉट के ऊपर है, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एक्स नॉट। तो ऐसे केस में आपको इसमें भी y की जगह y माइनस वाई नॉट लिखना पड़ेगा और x की जगह दोस्तों x माइनस एक्स नॉट लिखना पड़ेगा। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट इक्वल प्लस a बाई एम। तो ये पैराबोला की दोस्तों टेंजेंट की इक्वेशन है m स्लोप की। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। नाउ चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैराबोला की टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, इवन कोई भी सेकंड डिग्री पैराबोला आपके पास, सेकंड डिग्री कर्व है एक्चुअली, तो उसके किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट कैसे लिखते हैं, इसके लिए ये ट्रिक होती है कि आपको x स्क्वायर को लिखना है xx1, कर्व की इक्वेशन में लिखें, y स्क्वायर को लिखना है yy1, x की जगह लिखेंगे आप x प्लस x1 बाई टू, y को कर देंगे y प्लस y1 बाई टू, और कहीं कांस्टेंट होगा तो उसे कांस्टेंट ही लिखना। कभी कभी आपके पास x इंटू वाई भी हो सकता है उस सेकेंड डिग्री कर्व के अंदर, तो उसकी जगह xy1 प्लस x1y डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो अगर आप ये कर्व की इक्वेशन में ये सारे चेंजेस कर देंगे दोस्तों तो आपके पास क्या आएगा, कर्व के, सेकेंड डिग्री कर्व के x1 y1 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर को लिखें x इंटू एक्स, एक x को कर दें x1, y स्क्वायर को लिखें y इंटू वाई, एक y को कर दें y1, x को लिखें x प्लस एक्स बाई टू और एक x को x1 कर लें, y को लिखें y प्लस वाई बाई टू, एक y को y1 कर लें, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही करना है, और xy को दोस्तों क्या करना है, xy प्लस xy अपॉन 2, और एक xy में एक y को y1 करें, दूसरे xy में x को x1 करें। तो ये सब्स्टिट्यूशन करके आप पैराबोला की किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हैं, सेकेंड डिग्री कर्व। एक्चुअली नॉट ओनली पैराबोला, इट इज वैलिड फॉर एनी सेकेंड डिग्री
कर्व। तो ये आप लोग याद कर लें, याद रखेंगे, बहुत काम का है। सर्कल में काम में ले सकते हैं, एलिप्स में काम में ले सकते हैं, हाइपरबोला में भी काम में ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट की बात करते हैं। x1 y1 पॉइंट के ऊपर पैराबोला की टेंजेंट क्या होगी? y1 4a x प्लस x1 बाई 2, तो 2 बच जाएगा तो 2a हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर x1 y1 पे ये पैराबोला की क्या है? टेंजेंट है। अगर आपको दोस्तों 80 स्क्वायर कॉमा 280 इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट आपने लिया है और उस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट चाहिए, तो आपको x1 को तो लिखना है 80 स्क्वायर, y1 को लिखेंगे 280, तो 2a कट जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई है? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। नाउ अगर आपको m स्लोप की टेंजेंट चाहिए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब क्योंकि आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा कि इस पैराबोला की ये टेंजेंट है किस पॉइंट के ऊपर? x1 y1 पे, और ये टेंजेंट किस पॉइंट पे? 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे। पर क्या ये आपको पता लग रहा है कि ये किस पॉइंट पे टेंजेंट है? नहीं पता लग रहा। तो इसको कंपेयर करें, इससे स्लोप कितना आ रहा है? 1/t। तो यहाँ पे m है तो m बराबर 1/t, तो t कितना हो गया? 1/m हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या करें? t को 1/m डाल दें तो आपके पास क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो आप याद रखें, m स्लोप की टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो पॉइंट जिसका पैरामीटर क्या है? 1/m है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं। आप t बराबर 1/m याद रख लें तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं नॉर्मल्स की। पैराबोला के किसी पॉइंट x1 y1 के ऊपर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पहले हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इसी पॉइंट से पास कराओ और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, तो ये क्या हो गई है? नॉर्मल हो गई है। x1 y1 पॉइंट के ऊपर पैराबोला का नॉर्मल x1 y1 से पास करेगा तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब क्योंकि नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप से रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, आप जानते हैं दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट दोस्तों -1 होता है। और इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? 2a अपॉन y1 है, तो इस नॉर्मल का स्लोप -y1 अपॉन 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा -y1 अपॉन 2a। ना उसके बाद 80 स्क्वायर कॉमा 280 के ऊपर अगर आपको टेंजेंट लिखनी है, नॉर्मल लिखना है सॉरी, तो आप क्या करेंगे? आप इस वाली इक्वेशन के अंदर y1 को तो लिख दें क्या? 280 लिख दिया इक्वल टू -280 डिवाइडेड बाय 2a x माइनस 80 स्क्वायर लिख दें। ये 2a कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू -t, अंदर मल्टीप्लाई करें तो -tx हो गया, और ये -280 उधर जाएगा तो +280 बन जाएगा, और ये -t को -80 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो +80 क्यूब बन जाएगा। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 के ऊपर नॉर्मल हो गया y इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब नॉर्मल है ना, उसका फुट ऑफ नॉर्मल ये है, और ये y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a टाइम्स x माइनस x1 आपके पास नॉर्मल है। तो इसका फुट ऑफ नॉर्मल कौन है? x1 कॉमा y1 है। अब हमें m स्लोप का नॉर्मल चाहिए, तो हमने कहा कि इसका तो स्लोप -t है, तो क्यों ना -t को m डाल दें। तो -t को m डालेंगे तो t क्या होगा? -m। तो इसमें t को -m डालने पर y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब क्या हो गया? पैराबोला का m स्लोप का नॉर्मल हो गया, और t को -m यहाँ डाल देंगे तो am स्क्वायर माइनस 2m हो क्या हो जाएगा? इस नॉर्मल का फुट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, फुट ऑफ नॉर्मल मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर ये नॉर्मल है। आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि अपन ने y स्क्वायर इक्वल टू 4x के टेंजेंट याद कर लिए हैं और टेंजेंट और नॉर्मल याद कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का
टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए, तो क्या इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टेंजेंट है या फिर जो नॉर्मल है, उसमें जहाँ पे भी x दिखता है उसको y कर देना, y को x कर देना और m को 1/m कर देना। तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का टेंजेंट और नॉर्मल आ जाएगा। जैसे आप लोग देखें y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, ये किसकी टेंजेंट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का नॉर्मल टेंजेंट चाहिए तो आपको ये लिखना होगा। सही है ना? क्या किया मैंने ये किया है कि जहाँ x था वहाँ y कर दिया, जहाँ y था वहाँ पे x कर दिया, m को 1/m कर दिया, इस m को भी 1/m कर दिया। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का नॉर्मल आ जाएगा। नाउ दोस्तों एक और चीज, नॉर्मल नहीं, टेंजेंट आ जाएगा। तो y इक्वल टू mx प्लस a/m, ये किसकी टेंजेंट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की। ठीक है, तो इसकी टेंजेंट के लिए आपको x को y करना है, y को x करना है, m को 1/m करना। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल की। y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। आप जानते हैं कि ये नॉर्मल है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो अगर आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का नॉर्मल चाहिए तो y को तो कर दो x को कर दो y, m को कर दो 1/m। तो ये आपके पास हो गया इसका नॉर्मल का फॉर्मूला। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस am, एक मिनट, m, y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m स्क्वायर। तो ये इस पैराबोला का नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैराबोला के नॉर्मल को या फिर टेंजेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि हम सबके फॉर्मूले अलग अलग रट नहीं सकते, ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का टेंजेंट और नॉर्मल जो है m स्लोप के लिए, उसमें क्या करें, x को y को x करें, m को 1/m करें, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का टेंजेंट और नॉर्मल आ जाएगा। राइट, चलते हैं आगे। अच्छा, अगर आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का टेंजेंट नॉर्मल चाहिए तो इसमें a को माइनस a करना है, x को माइनस x मत करना, a को माइनस 1 करना। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे। नाउ इसके बाद देखें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फाइंडिंग टेंजेंट्स थ्रू अ पॉइंट h, k टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऑलराइट दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग टेंजेंट्स थ्रू अ पॉइंट h, k टू अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर किसी पॉइंट h, k से पास करने वाली टेंजेंट और एक्चुअली टेंजेंट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप तो ये करेंगे, मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a/m टेंजेंट है जो कि h, k से पासिंग है। यहाँ पे केवल आपको m अननोन है, तो हमने कहा क्योंकि ये टेंजेंट hk से पासिंग है तो hk को सेटिस्फाई कराएंगे, तो आपके पास k बन गया mh प्लस a/m। सॉल्व करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर h माइनस एम के प्लस a बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास m के अंदर आ जाएगी। तो अगर आपके पास hk से पासिंग टेंजेंट आपको निकालनी है तो ये 2-3 स्टेप अप्लाई करें। m को इस इक्वेशन से आपको सॉल्व करके निकालना है, और जो m आपके पास आएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस करें। अब वो m कितने आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, m रियल कितने आ सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो करते हैं इसमें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा k स्क्वायर माइनस 4ah, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। अगर h के आपके पास पैराबोला के ऊपर बाहर लाई करता है तो आपको पता ही है ये चीज पॉजिटिव आती है, k स्क्वायर माइनस 4h क्या आता है,
पॉजिटिव आता है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया। और जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट टेंजेंट आएगी एच के से पासिंग, क्योंकि यहाँ से दो एम मिलेंगे आपको, जिसको यहाँ पे रखने पर दो अलग अलग एम से दो अलग अलग टेंजेंट आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर एच के पैराबोला के ऊपर ही लाई कर जाए, तो ऐसे केस में आप जानते हैं कि के स्क्वायर माइनस 4h क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। और जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 आ गया है, इसका मतलब ये है कि एक ही m आएगा, दो इक्वल m आएंगे तो फिर एक ही m आया, इसका मतलब एक ही टेंजेंट आपको मिल पाएगी। सिमिलरली अगर h कॉमा के पैराबोला के अंदर होता है, तो आप सभी जानते हैं कि के स्क्वायर माइनस 4h क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि फिर d आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास m कोई भी रियल नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स कि उस पॉइंट से पासिंग एक भी टेंजेंट आप बना नहीं सकते। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई पॉइंट पैराबोला के बाहर की तरफ है, तो उससे पास करती हुई दो टेंजेंट आप बना सकते हैं। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लेंगे तो उससे पासिंग एक टेंजेंट बनेगी, और अगर पैराबोला के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे पास करने वाली एक भी टेंजेंट आपके पास नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो अगर किसी पॉइंट से पासिंग टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने के लिए कहता है, तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी कि किसी पॉइंट से पासिंग टेंजेंट कैसे निकालें। तो इसके लिए पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम टेंजेंट मान लो, h के इससे सेटिस्फाई करा दो, m में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करें, जितने भी m आएंगे एक एक करके यहाँ रख दो, उतनी ही आपके पास टेंजेंट आ जाएगी। अगर आपके पास पॉइंट बाहर है तो ये पॉजिटिव आने का मतलब हो गया d पॉजिटिव हो गया, तो दो डिफरेंट m आएंगे, और अगर d नेगेटिव हुआ तो एक भी m आपके पास नहीं आएगा, इसका मतलब कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। और ये तब होगा जब पॉइंट अंदर होगा पैराबोला के। चलते आगे। अब इसमें अपन एक स्पेशल केस देखते हैं। मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास क्या है, m1 और m2 है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा c बाई ए, यानी कि a बाई एच। और अगर आपको सम ऑफ रूट भी करना है तो वो तो आ जाएगा k बाई एच माइनस b बाई ए, यानी कि k बाई एच हो जाएगा। तो ये आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब एक स्पेशल केस लेंगे दोस्तों यहाँ पे। अगर आपके पास h के एक ऐसा पॉइंट है जिसके दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आपके पास m1 m2 माइनस 1 हो जाएगा। m1 m2 अपन ने क्या निकाला था यहाँ पे, m1 m2 यहाँ पे a बाई एच निकाला था, तो a बाई एच आपके पास माइनस 1 हो गया, तो h बराबर माइनस से आ जाएगा, और h बराबर माइनस से तो h के का लोकस हो गया x बराबर माइनस से। क्या आप जानते हैं x बराबर माइनस से क्या है, ये तो डायरेक्ट ट्रिक्स है। यानी कि अगर आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर आपने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर आपने पैराबोला की दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का, वो लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो ये लाइन आपके पास होगी डायरेक्ट्रिक्स। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस कौन होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये याद रखें, ठीक है। चलते आगे। नॉर्मल किसी पॉइंट h कॉमा k से कैसे पता लगाएं। तो h कॉमा k कोई पॉइंट है, उससे पासिंग नॉर्मल निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि पहले आप एक नॉर्मल की इक्वेशन मान लें, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब बराबर बस ये है ना, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस am क्यूब, ये मान लेते हैं कि नॉर्मल है। नाउ इट पासेस h कॉमा k, तो ये h कॉमा k को सेटिस्फाई करेगा, तो k बराबर क्या लिख सकते हैं हम, mh माइनस 2am माइनस am क्यूब, सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो am क्यूब 2a माइनस h टाइम्स m हो गया प्लस k बराबर 0। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि m के अंदर क्यूबिक इक्वेशन है और इसके
3 रूट्स तक आपको मिल सकते हैं, पर हमेशा 3 मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। एक मिल सकता है, एक की गारंटी है, 2 मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 तक m की वैल्यू मिलेगी। एक एक करके यहाँ पे प्लेस कर दें तो आपको h, k से पासिंग 3 नॉर्मल्स मिल जाएंगे। तो 3 नॉर्मल्स तक मिल सकते हैं बच्चों। कैसे मिल सकते हैं? मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पैराबोला है और ये जो पॉइंट है कोई h, k पॉइंट है और इससे पासिंग एक नॉर्मल से ये हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ये भी हो सकता है। ऐसे करके मैं बना के दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो देखें एच के से पासिंग 3 नॉर्मल्स तक हमें मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास सपोज करें कि कोई पॉइंट है और एच के पॉइंट है, तो हमने कहा कि पहले एच के से पासिंग कोई नॉर्मल मान लें, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यूब। एच के से सेटिस्फाई कराया तो ये इक्वेशन बन गई एक m के अंदर क्यूबिक, जिसके 3 रूट्स तक आ सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि 3 रूट आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है, पर एक तो जरूर आएगा। अगर इसके रूट्स m1, m2, m3 है तो ये सम आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो एच एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो ये 0 बन जाएगा। दो के प्रोडक्ट का सम m1, m2 प्लस m2, m3 प्लस m3, m1, ये आपके पास बनेगा 2a माइनस h और साथ में m1, m2, m3 ये आ जाएगा माइनस k बाई ए। अब अगर आप लोग देखें तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर को अगर मैं निकालूं तो आपके पास बनेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये आपके पास 0 है और ये क्या है, ये दो के प्रोडक्ट का सम है 2a माइनस h, तो ये बन गया 2 टाइम्स h माइनस 2a। यहाँ से अगर आपके पास m1, m2, m3 रियल है दोस्तों तो ये चीज़ तो पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी कि h आपका 2a से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया पैराबोला, ये फोकस है जहाँ पे x a, 0 पॉइंट होता है फोकस के कोऑर्डिनेट्स, राइट, a, 0। तो x बराबर 2a लाइन ये है, और अगर आपके पास x की वैल्यू 2a से बड़ी आ रही है h की वैल्यू, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इधर के किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल नहीं मिलेंगे, इधर के ही पॉइंट से 3 नॉर्मल मिल सकते हैं। तो वो कंपल्सरी नहीं कि हमेशा 3 मिलेंगे, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट यहाँ की तरफ, इधर लेफ्ट की तरफ x बराबर 2a के लेफ्ट की तरफ आपको 3 नॉर्मल नहीं मिलेंगे किसी भी पॉइंट से पासिंग, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं इसके बाद आगे, कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2। मान लीजिए कि आपके पास AT1 स्क्वायर 2AT1 एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर और एक और पॉइंट है AT2 स्क्वायर 2AT2। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसका स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा y2 माइनस y1 कर लें और नीचे x2 माइनस x1 कर लें, तो ये दिख रहा है मुझे 2/T1 प्लस T2 आएगा, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा y टाइम्स T1 प्लस T2 बराबर 2x प्लस 2a T1 T2। तो ये 2 पॉइंट T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन हो गई है। अब अगर एक स्पेशल केस ले लें कि कॉर्ड आपके किसी फोकस से पास करती है a, 0 से, तो x को मैंने a रखा है, y को 0 रखा है, तो आप देख सकते हैं कि ये बना 0 बराबर 2a प्लस 2a T1 T2। तो वहाँ से आपको मिलता है T1 T2 बराबर -1। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास करती है तो उस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट के पैरामीटर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होगा। इसे हम लोग कहते हैं फोकल कॉर्ड, राइट। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, फोकल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फोकल कॉर्ड, आप लोगों को पता है कि अगर A और B 2 एंड पॉइंट फोकल कॉर्ड के हैं तो इनके पैरामीटर T1 T2 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -1 आएगा। सभी जानते हैं कि A पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप होता है 1/T1,
T1 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 1/T2, और वो पॉइंट जिसका पैरामीटर T2 है उसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप होता है 1/T2 के बराबर। तो आप देखें 1/T1 और 1/T2 का प्रोडक्ट कितना हो गया 1/T1 T2, यानी कि 1/-1, तो ये तो -1 हो गया। तो इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप और बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप, ये बी पॉइंट है, ये प्रोडक्ट -1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट्स कैसी होंगी परपेंडिकुलर होंगी। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास करती है, यानी कि वो आपकी क्या है फोकल कॉर्ड है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट एक दूसरे के क्या होगी इंटरसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि आपके पास दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये याद रखें। अच्छा, एक और चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है। तो क्या हम लोग इस दोनों को मिला लें, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं टेंजेंट एट एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, tangents at ends of a focal chord are perpendicular to each other, hence they will meet at डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होता है और फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट भी परपेंडिकुलर ही बन रही है। अल्टीमेटली ये फिगर आपको याद रखना है कि क्या हो रहा है, अगर कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो उसके एंड्स पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, और क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होता है तो यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पे वो मिलेगी। उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर हम कहें कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट लिया, उससे पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट डाली, तो जो टेंजेंट्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मिलाने से जो कॉर्ड बनती है जिसको हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फोकस से पास करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखें, दिमाग में बिठा लो बेटा, ये पिक्चर दिमाग में बिठा लो ना। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, AF 1/AF और 1/BF का सम क्या होगा 1/A के बराबर आएगा। ये आपके पास है 80² 280, ये पॉइंट आपका A,0, ये हो गया आपके पास क्या 81² 281, 82² 282, ये आपके पास है। अब देखिए अपन ये चीज़ एक बार प्रूव करके देखें, क्या AF क्या आएगा, AF क्या आएगा, AF है A का फोकस से डिस्टेंस, आपको पता है A का फोकस से डिस्टेंस A का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहेगा। अब किसी भी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है, ये आपकी हो गई है एक्सिस, ये 80² हो गया, ये A हो गया A + 80², यानी कि A + 81²। सिमिलरली BF आपको चाहिए, तो किसी भी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस सेम होता है, ये 80² डिस्टेंस हो गई, सॉरी A, और ये 80² हो गया 82², तो आप लिखेंगे A + 82², ये लिखा जा सकता है। नाउ इसको अपन T2² को क्या लिख लें, T1 T2 तो 1 है ना, T1 T2 1 है तो T2 को क्या लिखें -1/T1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ इसके फर्दर सॉल्व करते हैं तो T1² + 1 डिवाइडेड बाय T1², तो 1/AF + 1/BF निकालेंगे तो आपके पास बनेगा 1/A 1 + T1², और ये बनेगा T1²/A 1 + T1², और सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं कि 1/A आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1/AF और 1/BF का सम 1/A के बराबर आ रहा है। इसे चाहे तो हम 2/2A भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/B 1/A + 1/C बराबर 2/B क्या होता है ऐसे केस में, ABC HP में होते हैं ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/AF 1/BF का सम 2/2A है, तो AF 2A और BF किस में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर होते हैं। एंड ऑल्सो A भी आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से करके देखना, A × 1 + T² आता है।
अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, आप लोग केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक कॉर्ड, एक टेंजेंट तो ये है और एक ये है, दोनों ही परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है इस पॉइंट से। अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जा रही हैं तो आपको पता है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा। और ये जो फोकल कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये फोकस से पास करेगी। हमें क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर क्या होगा। ऑर्थो सेंटर तो ये पी पॉइंट ही होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पे राइट ट्राइंगल का राइट एंगल बना। और उसका सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट। ऐसे हम लोग इसे समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी। मान लीजिए कि आपके पास T1 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, वो ये हो जाएगी। फिर इसके बाद T2 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लिखनी है, ये हो जाएगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। तो ए सम और ए प्रोडक्ट, ऐसे लिखें, ए सम और ए प्रोडक्ट, राइट। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ये याद रखना ठीक है, अदरवाइज याद नहीं होगा तो आपको दो टेंजेंट लिखनी पड़ेगी और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे सॉल्व करके साइमल्टेनियसली निकालना पड़ेगा। नाउ उसके बाद बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट ए एंड बी। तो ए पॉइंट पे, T1 पॉइंट पे और T2 पॉइंट पे नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल्स क्या आएंगे, ए पॉइंट पे तो आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस T1x प्लस 2AT1 प्लस AT1 क्यूब, और दूसरा नॉर्मल होगा y इज इक्वल्स टू माइनस T2x प्लस 2AT2 प्लस AT2 क्यूब। अब इन दोनों नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो दोस्तों, वो आपके पास ये आएगा, a T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 T2, जो a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूले में ये वाला फैक्टर दिखता है ना, वो दिख रहा है यहाँ पे, प्लस 2 और माइनस ए सम प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 और सम और T1 T2, ये आपके पास आ रहा है। क्लियर हुआ सबको। अब बात करते हैं नॉर्मल्स, अगर P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे आपने ड्रॉ किया, नॉर्मल अगर आपने P पॉइंट पे बनाया है और वो नॉर्मल वापस से पैराबोला को किसी पॉइंट T2 पे काटता है, तो क्या रिलेशन है T1 T2 में। अगर आपने T1 पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये फुट ऑफ नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है आपका, ये T1 कौन है, फुट ऑफ नॉर्मल है। ये नॉर्मल अगर आपने ड्रॉ किया और ये नॉर्मल वापस से पैराबोला को काट रहा है किसी पॉइंट T2 पे, तो आपके पास T2 कितना हो जाएगा, माइनस T1 माइनस 2/T1 के बराबर होगा। यानी कि अगर आपने T1 पॉइंट के ऊपर पैराबोला का नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये नॉर्मल वापस से T2 पॉइंट के ऊपर काटता है, तो T2 क्या होगा, ये होगा माइनस T1 माइनस 2/T1 के बराबर। अब इसको अपन एक बार प्रूव करके आपको बताते हैं। मान लीजिए कि T1 पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ये है और ये नॉर्मल पैराबोला को T2 पॉइंट पे काटता है, यानी कि a T2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो y 2AT2 रख देता हूँ और x को रख देता हूं a T2 स्क्वायर। ये पॉइंट आपके पास क्या है, a T2 स्क्वायर 2AT2, और ये पॉइंट आपके पास है a T1 स्क्वायर 2AT1। तो T1 पॉइंट के ऊपर ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल a T2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 पे वापस से पैराबोला को काटता है, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया है, राइट। a T2 स्क्वायर x की जगह रखा है और y की जगह 2AT2 रखा है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो पूरी इक्वेशन को आप a से तो काट दें और 2AT1 को इधर ले आएं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1, और ये बनेगा आपके पास, यहाँ पे भी ये चला गया है, तो T1 क्यूब माइनस T1 T2 स्क्वायर, ये आपके पास होगा। अब इसमें से आपको क्या करना है, माइनस का T1 कॉमन निकाल लें, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर हो जाएगा। एंड नाउ वी सी दैट कि ये बन गया T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, और ये है 2 टाइम्स T2 माइनस T1। इन दोनों ब्रैकेट्स को कैंसिल कर लें, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को कैंसिल करने के बाद आपके पास देखते हैं कि क्या बनता है,
ये बनता है 2 बराबर माइनस T2 प्लस T1। और फिर इसके बाद क्योंकि हमें T2 निकालना है तो एक काम करें, माइनस T1 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, और वहाँ से T2 आपको मिला माइनस T1 माइनस 2/T1। यानी कि आपको ये याद रखना है, अदरवाइज ये पूरी कैलकुलेशन आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि T1 पॉइंट के ऊपर आपने एक नॉर्मल लिखा और वो नॉर्मल पैराबोला को वापस से T2 पॉइंट पे काटता है तो T2 क्या आएगा, माइनस T1 माइनस 2/T1 के बराबर। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल्स अगर आपने T1 पॉइंट पे और T2 पॉइंट पे ड्रॉ किए और वो आपस में पैराबोला के ऊपर ही किसी एक पॉइंट पे काटते हैं T3 पॉइंट पे, तो क्या रिलेशनशिप होगा, T1 और T2 सेम पॉइंट के ऊपर पैराबोला को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ये T3 है और T1 T3 पे काटता है तो T3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस T1 माइनस 2/T1, ये हम T3 को लिख सकते हैं। नाउ दोस्तों T2 के ऊपर नॉर्मल भी पैराबोला को T3 पे काटता है तो वहां से भी आपके पास T3 आएगा माइनस T2 माइनस 2/T2। अब क्योंकि ये दोनों एक ही T3 की बात हो रही है, दोनों को हम बराबर कर लेते हैं तो ये आपके पास बनता है। ऑलराइट, तो ये आपको मिला। अब इसे इधर ले आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, T2 माइनस T1, और इसको इस तरफ ले चलते हैं और फर्दर सॉल्व करेंगे। T2 माइनस T1 हो गया और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ये आपको मिल जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 बराबर 2/T1 T2, यानी कि T1 T2 बराबर 2। तो क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर T1 और T2 पॉइंट के ऊपर पैराबोला के अगर दो नॉर्मल्स खींचे जाएं और ये दोनों ही नॉर्मल आपस में कहाँ पे मीट करें, पैराबोला के ही किसी पॉइंट पे मीट करते हैं जिसका पैरामीटर T3 है, तो आपके पास T1 T2 क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यानी कि अगर T1 T2 का प्रोडक्ट 2 है तो T1 पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, T2 पॉइंट के ऊपर नॉर्मल आपस में पैराबोला के ऊपर ही इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ऑल राइट, तो ये पॉइंट आपके पास अगर T3 है तो अपन यहाँ पे बता सकते हैं T3 क्या होगा, यहाँ पे रख सकते हैं किसको, 2/T1 को। देखिए क्या आ रहा है, T3 आएगा 2/T1, यहाँ से कितना निकल रहा है, 2/T1 निकल रहा है, 2/T1 T2 निकल जाएगा, तो आप देख सकते हैं T3 बराबर माइनस ऑफ T1 माइनस T2। तो इसे याद रखना है आपको दोस्तों। क्या याद रखना है आप लोग को, यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे इस चीज को देखना है कि अगर T1 T2 पॉइंट्स के ऊपर पैराबोला के दो नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं और वो दोनों ही आपस में पैराबोला के ही किसी तीसरे पॉइंट पे काटे, तो फिर कंडीशन क्या है, एक की T1 T2 का मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा और दूसरी कंडीशन की T3 आपके पास होगा T1 प्लस T2 का नेगेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं। क्या बनते हैं कि T1 T2 ऐसे दो पॉइंट दे दें जिसके ऊपर नॉर्मल्स ड्रॉ करने पर वो पैराबोला पे ही मीट करते होंगे किसी पॉइंट पे, तो T1 दे देगा, T2 की जरूरत पड़ जाएगी, या T1 T2 दोनों दे देगा, T3 निकालना पड़ सकता है। नाउ बच्चों इसके बाद बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आपने पैराबोला के दो पॉइंट पैराबोला के बाहर किसी पॉइंट x1 y1 से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो जहाँ जहाँ वो टेंजेंट टच कर रही है उनके कॉन्टैक्ट्स को मिलाने से जो कॉर्ड बनती है इसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होगी दोस्तों कैपिटल T बराबर 0, और अगर आपके पास कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको पता है x1, y1, तो कॉर्ड की इक्वेशन बनेगी T बराबर S1। अब ये T क्या है, ये सब S1 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे S के बारे में, ये पैराबोला है। S1 क्या है, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 को हम S1 बोलेंगे, और T क्या आएगा, टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला था ना, y1 माइनस 2a x प्लस x1, ये आपके पास कैपिटल T होगा। तो T बराबर S1 is the chord whose midpoint is given x1 y1, और T बराबर 0 is the chord of contact of tangents
drawn from the point x1, y1 to the parabola. ओके दोस्तों, तो ये आज हमने पैराबोला के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स को रैपिडली रिवाइज किया है। तो इस रैपिड रिवीजन के साथ में मैं आपको छोड़ देता हूँ यहीं पे, और आपको मैं कहूँगा कि पूरा चैप्टर फिर से बढ़िया से अच्छे समझ लें, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।